बदलते भारत की शान। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है। ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं अलग अलग विषय पर। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। आज खासतौर से हम बात करेंगे किस तरीके से सब्जियों में आप येलो स्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इसका कितना कारगर इसका इस्तेमाल, और साथ ही आपको जानकारी देंगे रबी दलहनी फसलों की देखभाल यानी चना मटर मसूर की जो फसल है वहाँ किस तरह की देखभाल की अभी आवश्यकता है। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए 2 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़े हैं। इनका परिचय हम आपसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सचिन सुरोशे जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कीट विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर SK सिंह जी। आप निदेशक हैं कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह आपका भी। तो देखिए आज के जो विषय हैं वो हमने आपको बताए, लेकिन खासतौर से जब हम कहते हैं कि कैसे कृषि में लागत को हम कम करते हैं, कीटों की वजह से हम देखते हैं काफ़ी लागत जो है किसानों की जाती है, और वहीं पर विकल्प जो है खासतौर से अब हम उसको सुनने लगे हैं जब हम बात करते हैं येलो ट्रैप की। क्या है येलो ट्रैप और किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। और खासतौर से डॉक्टर सचिन अगर बात की जाए तो सब महत्वपूर्ण यही है कि समय को देखा जाए और किसान की लागत को हम कैसे कम करें, उसकी वजह से इस तरह के विकल्प अपनाना बेहद ज़रूरी। हाँ जी, बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं आजकल नैसर्गिक खेती जैसे गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है, उसके साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये काफ़ी इतनी ज़्यादा पुरानी भी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उसमें आप जैसे नॉर्मल जो देखा गया है कीट येलो जो कलर है ना उसकी तरफ आकर्षित होते हैं जी। तो उसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने येलो स्टिकी ट्रैप बनाए। उसमें ट्रैप के ऊपर पीला रंग लगाया हुआ रहता है और उसके साथ गोंद, जैसे गोंद के साथ साथ कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं किसान, या फिर जो मशीनरी का जो ऑयल रहता है वो भी लगाते हैं, यानी चिपचिपा पदार्थ। तो कीट जैसे ही खेत में आती है और कीट प्रायतः देखा गया कि जो सतह होती है पौधे की उसके 15 सेंटीमीटर ऊपर से उड़ती है। तो उसमें जैसे चूसक कीट है, सफेद मक्खी है, थ्रिप्स है या फिर फुदका है, तो ये उसको देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे आप लगाओगे 1 मिनट के अंदर आप देखोगे कि उसमें कई तरह की सफेद मक्खी या फिर फुदका, जैसे आजकल देखा होगा आपने हवा में अभी एफिड के एडल्ट घूम रहे हैं जी, तो ये भी उस पर चिपक जाते हैं। तो चिपक जाने से फिर वो वहाँ से निकल नहीं पाते और उसमें काफ़ी पैमाने पे कीटों का हम नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ना सिर्फ आमतौर पर हम यही करते हैं कि अलग अलग विकल्प क्या हो सकते हैं, और जो रसायन का इस्तेमाल हम करते हैं, कीटनाशी का इस्तेमाल हम करते हैं, वो आखिरी विकल्प के तौर पर हमें करना चाहिए। और किस तरीके से येलो स्टिकी ट्रैप जो है वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है और कैसे इसको हम बढ़ावा दे सकते हैं, इस बारे में और विस्तार से हम जानकारी लेंगे डॉक्टर सचिन से। लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर।
सब्जी फसलों में कीटों के हमले की आशंका रहती है, लेकिन कीटों से फसल को बचाने के लिए हर बार कीटनाशकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। आप येलो ट्रैप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। येलो ट्रैप यानी पीला स्टिकी ट्रैप पतली सी चिपचिपी शीट होती है जो फसलों की सुरक्षा बिना किसी रसायन के इस्तेमाल से करती है। ये ट्रैप रसायनों के मुकाबले सस्ते भी रहते हैं। येलो ट्रैप शीट पर कीट आकर चिपक जाते हैं, जिसके बाद वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। स्टिकी ट्रैप कई तरह की रंगीन शीट होती है जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खेत में लगाई जाती है। इससे फसलों पर हमला करने वाले कीटों से रक्षा हो जाती है और खेत में किस तरह के कीटों का प्रकोप चल रहा है इसका सर्वे भी हो जाता है। हर कीट किसी विशेष रंग की ओर आकर्षित होता है। अब अगर उसी रंग की शीट पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगाकर फसल की ऊंचाई से करीब 1 फीट और ऊंचे पर टांग दिया जाए तो कीट रंग से आकर्षित होकर इस शीट पर चिपक जाता है। येलो ट्रैप का इस्तेमाल ज्यादातर सब्जियों की फसल में किया जाता है। येलो ट्रैप प्रमुख रूप से रस चूसक कीटों से सुरक्षा देता है। सब्जियों में लगने वाले सफेद मक्खी, थ्रिप्स, फुदकने वाले हरे मच्छर यानी लीफ कॉपर, माहू, लीफ माइनर, भूरे स्टिंग बग, फल मक्खी, डायमंड ब्लैक मोथ, फंगस नेट और दूसरे कई कीट पीले रंग की ओर आकर्षित होते हैं और येलो ट्रैप में चिपक जाते हैं। इस तरह आप बिना कीटनाशकों का इस्तेमाल किए येलो ट्रैप का इस्तेमाल करके सब्जी फसलों को कीटों से बचा सकते हैं। तो जाना आपने कैसे इसके ज़रिए ना सिर्फ जो कीटों की समस्या है वो दूर हो सकती है, बल्कि आपकी जो लागत है वो भी बच सकेगी। यहाँ डॉक्टर एस के सिंह, आपका भी हम रुख करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे हमारी जो रबी की जो दलहनी फसलों की अगर खास तौर से बात की जाए, करीब करीब अंतिम अवस्था में है, किस तरह की देखभाल जो है वो ऐसे में ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि पूरी मेहनत एक किसान की रहती है और अभी का जिस तरीके से हम देखते हैं जो बदलाव आता है मौसम में भी, या और किस तरह की सावधानी हमें अपनानी चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान भाई जो रबी दलहनी फसलें हैं, चना, मटर, मसूर, उसकी विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में अक्टूबर से खेती करना शुरू करते हैं जी। और कभी कभी नवंबर में भी उनको खेती करनी पड़ती है। कहीं कहीं पर धान के बाद भी चना लगाते हैं, मसूर लगाते हैं, मटर लगाते हैं। इस प्रकार अक्टूबर से लेकर के मार्च तक का जो समय होता है वो रबी दलहनी फसलें चना, मटर, मसूर का होता है जी। तो इसमें जो है कि देखिए अभी हमारा जनवरी के महीना में कई जगहों पर जैसे पाला पड़ता है उससे भी नुकसान होता है, लेकिन अब पाले से जो भी फसलें आज की तारीख में बची हुई है, क्योंकि आज हमारा 23 फरवरी 2022 चल रहा है जी। तो विशेष करके जो हमारी देखिए इसमें जो हमारी मटर है, इसमें सब्जी मटर नहीं आती है। दलहनी फसलों में जो सफेद दाने वाली जो छोला के रूप में प्रयोग होती है, कहीं कहीं उसकी दाल खाते हैं, तो लगभग वह मटर हमारी कहीं कहीं पर जो है फली भी लग गई है और कहीं कहीं पर फूलों की भी अवस्था में है। तो मटर में भी विशेष करके मैं एक किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि एक हल्की सिंचाई अवश्य कर दें, क्योंकि देखिए तापक्रम बढ़ रहा है तो नमी का जमीन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नमी जब पर्याप्त रहेगी तो जो फूल है उनमें फलियां लगेंगी, फलियां लगेंगी तो दाना भी बनेगा। तो एक तो सिंचाई का प्रबंधन किसान भाई जो लेट में बोई गई हमारी मटर की फसल है, हो सकता है धान के बाद बोए हो, 15 नवंबर के बाद बोए हो। दूसरी उसी तरीके से हमारी चना की फसल होती है। चना में 2 प्रकार की है, एक तो देसी चना होता है, एक छोला वाला जो सफेद चना होता है। तो तमाम प्रजातियां हैं, उनको प्रजातियों को बताना मैं नहीं चाहूंगा, फिर भी सुब्रा है, उज्जवल 2 प्रजातियां हैं जो कि बहुत पॉपुलर है हमारे हर प्रदेशों में, इसको लोग लगा रहे हैं। तो वो तो हमारी सफेद छोले वाली प्रजाति है, उसका दाना चूंकि फरवरी का महीना है, टेम्परेचर एकाएक बढ़ रहा है, यानी बदलते मौसम का जो असर है वो जाहिर तौर पर इन फसलों पर हो सकता है। तो वहाँ भी सिंचाई की बहुत ही जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, और कौन कौन से प्रमुख कृषि कार्य होंगे इसके बारे में विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर भी। रबी दलहनी फसलों में अगर चना, मटर और मसूर की बात करें तो इनकी अच्छी पैदावार के लिए फसल की देखरेख जरूरी है। इन फसलों को खास तौर से कीटों से बचाने की जरूरत होती है। चने में लगने वाला झुलसा रोग फरवरी और मार्च में ज्यादा दिखाई देता है। झुलसा रोग के कारण पौधे में छोटे और अनियमित आकार के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। इसके कारण अक्सर पौधे के आधार पर बैंगनी, नीला या काला घाव हो जाता है।
इसके गंभीर संक्रमण के कारण फल सिकुड़ जाते हैं, फल सूखने लगते हैं, जिससे बीज की सिकुड़न और गहरे भूरे रंग के विघटन के कारण बीज की गुणवत्ता घट जाती है। इस रोग के होने का मुख्य कारण मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमी का होना है। झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। वहीं मसूर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगने की आशंका रहती है। इसमें फूल आने की अवस्था काफी ध्यान देने लायक होती है। अनुकूल परिस्थितियों में रोग काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये धीरे धीरे फैलकर तनों, पत्तियों और फलियों पर फैल जाता है। रोगी फसल पर ट्राइको, मार्फ और घुलनशील गंधक के 2% का छिड़काव करें। मटर की फसल में चूर्निल आसिता रोग में पत्तियों और फलियों पर सफेद चून सा फैल जाता है। रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही सल्फर युक्त कवकनाशी जैसे सल्फेक्स 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, घुलनशील गंधक या ट्राइकोमार्फ 80 EC 500 मिलीलीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। किसान दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आपको रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि बेहतर उपज जो है आपको मिल सके, और लगातार अपनी फसल की निगरानी करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब आप अलग अलग कीटों की बात करते हैं और ख़ासतौर से येलो स्टिकी ट्रैप को हम देखते हैं कि आप डॉक्टर सचिन इसके अगर, क्योंकि जो किसान हैं इसके ज़रिए अपनी लागत को कम करते हैं, तो क्या खुद से भी कुछ किसान ऐसा बना सकते हैं येलो ट्रैप के जैसा? आराम से बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि फोम शीट्स आती है मार्केट में, जो 4x6 फीट की फोम शीट्स आती है, तो उसमें अगर 15 बाय 20 सेंटीमीटर की अगर वो शीट काटना चाहता है तो उसमें करीब 60 शीट्स वो वहाँ से काट सकता है। और उसी के हिसाब से अगर वो 30 बाय 40 की शीट बनाना चाहता है उसमें से, तो उसमें से आपको 25 शीट मिलेगी जी। और ये 1000 रुपये से करीब वो आराम से बना सकता है। तो पर शीट का जो लागत है 15 बाय 20 का, तो 18 रुपये पर शीट निकलती है। और अगर वो 20 बाय 40 की अगर शीट बनाना है तो उसकी 36 रुपीज़ पर शीट आती है। और मार्केट के मुकाबले अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो मार्केट में पेस्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया की आती है, और बहुत सी कंपनी है, आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में अलग अलग कंपनी के येलो स्टिकी ट्रैप मिल जाते हैं। तो लेकिन वो 55 या 60 रुपये प्रति शीट उनको मिलती है। तो अगर किसान खुद बना सकता है तो 20 या 25 रुपये प्रति शीट्स को बना सकता है। तो उसको ये शीट लेने के बाद उसको काट ले, जो मैंने साइज बताया, उसके बाद उसको मार्केट से वो कैस्टर ऑयल जो होता है अपना, वो ऑयल भी ले सकता है, या फिर बाद में वो सफ़ेद ग्रीस भी आता है मार्केट में जी। तो ये उसको अगर इसकी वो परत लगा ले, उसके बाद पहले खेतों में उसको खुटिया गाड़नी है। खुटिया गाड़ने के बाद उसको येलो कलर लगाने के बाद उसको ऊपर आप ये स्टिकी मटेरियल लगा दीजिए। दूरी पर डॉक्टर सचिन ही लगाना चाहिए एक से दूसरे के बीच? एक और दूसरे ट्रैप के बीच में करीब 8 या 9 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और प्रति एकड़ में करीब 60 ट्रैप वो लगा सकता है जब आपकी फसल छोटी है और करीब कम ड्यूरेशन की फसल है जी। अगर फलों के क्रॉप में लगाना है तो उसको करीब 80 ट्रैप प्रति एकड़ लगाना पड़ेगा। और ये 8 से 9 मीटर की दूरी पे लगा सकता है। और जब लगाए वो जो सतह है आपके फसल की, उसके 15-20 सेंटीमीटर ऊपर लगनी चाहिए, ताकि मैंने पहले बताया कि कीट ऊपर से उड़ते हैं। और इसमें फुद का सफ़ेद मक्खी, फिर डायमंड मॉक के पतंग उसमें आराम से पकड़े जाते हैं, और फल मक्खी भी। तो अगर आप संरक्षित खेती कर रहे हैं किसान, तो उसमें भी आराम से निगरानी के लिए लगा सकता है। जैसे आपने 2-3 ट्रैप लगा दिए और उसमें आप डेली देखिए कि उसमें सफ़ेद मक्खी पकड़ी गई है कि नहीं, या फिर यानी आपको एक अंदाजा होता रहेगा इस तरह के कहीं कीट तो नहीं आ रहे हैं जो कि आपकी फसल को अगर आपको कीट दिख गई तो फिर आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं, या फिर अन्य आप नियंत्रण के उपाय आप आराम से लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए सावधानी जो है क्यों ज़रूरी होती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चने की फसल होती है उसमें जो फलियां आती हैं, फलियां कमजोर होती हैं दाना पड़ने पे, तो उसमें जो एक हरा कीड़ा होता है वो फली छेदक जिसे कहते हैं, वो अंदर घुस जाता है। अगर ऊपर से आप कोई छिड़काव करते हो तो अंदर सुरक्षित बैठा है,
तो वो मरता नहीं, तो हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे फली छेदक से हमारा फसल बचाया जा सके? चलिए बिल्कुल, डॉक्टर सिंह जानना चाहेंगे। नमस्कार जी, नंदस्वरूप मिश्रा जी। एक्चुअली जो आपके चने पे जो फल छेदक आ रहा है उसका नाम हेलिकोरपा आर्मीजेरा है, उसको चने का फल छेदक भी बोलते हैं। तो जब ये एक्चुअली जब चने में फूल आता है उसी टाइम से अंडा देना शुरू कर देता है। तो उसी टाइम में अगर नीम का छिड़काव करते, नीम ऑयल का, या फिर नीम कर्नल एक्सट्रैक्ट है, फिर जैसे कि आपने जाना होगा कि जैसे कोरोना विषाणु है जो इंसान को ग्रसित करता है, तो वैसे कीटों को ग्रसित करने वाला भी एक विषाणु है जिसको एनपीवी बोलते हैं हम। और एनपीवी को जो चने की जो सुंडी है उसको मारने वाला एक जीवाणु भी आता है, उसको बीटी बोलते हैं। तो अगर बीटी का आप छिड़काव कर सकते हैं 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर में डाल के घोल बना के, या फिर एनपीवी का भी 3 से 4 ml प्रति लीटर, तो आप आराम से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर एस के सिंह जी, आप भी इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, किस तरीके से जो इस तरह की समस्या आती है? और जैसा आपने कहा अक्टूबर से ही किसान पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है जी जी, जब देर से किसान बुआई चने की करते हैं, क्योंकि देखिए जो समय से अक्टूबर में बोया हुआ चना उसमें तो पूरा दाना पड़ चुका है जी, उसमें फली भेदक का कुछ भी असर नहीं होगा। लेकिन जो लेट में फसल बोई हुई है, फलियां लग रही हैं और उसमें दाना बनने वाला है, तो निश्चित तौर पर जो हमारा विशेष करके जो लार्वा है, इसकी देखिए 3-4 अवस्थाएं होती हैं, जो है अंडा से लेकर के जो उनका पूरा मक्खी बनने तक, विशेष करके जो लार्वा के 3-4 स्टेज होती हैं। तो जब फसल की जो है 20-25 दिन के बुआई के बाद भी इसका प्रकोप शुरू हो जाता है, और विशेष करके जो है जब तीसरी अवस्था होती है वो फली में छेद, इसीलिए फली भेदक कीट इसका नाम दिया गया है। तो इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने बताया वो तो हमारी सावधानियां है कि टी पर्चे, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रेस वायरस, एनपीवी और एनएसके, ये सब है। लेकिन अगर नहीं वो होता है तो किसान इस समय चूंकि उसकी फसल को बचाना है, तो इसीलिए एक दवाई है जो कि रासायनिक है जिसका नाम है इंडोक्साकार। इंडोक्साकार जो है लगभग आपका 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर, माने 15 लीटर का स्प्रेयर है, तो 1.5 से 2 ढक्कन दवा किसान भाई डाल करके अगर छिड़काव करता है, लगभग 1 लीटर इंडोक्साकार या लगभग 750 मिलीलीटर एक स्पाइनोसाट आता है, बहुत अच्छा दवा है। इसको अगर किसान भाई इसको समय से छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो है 80 से 85% जो है फली भेदक का प्रकोप कम हो जाता है। चलिए बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से नियंत्रण यहाँ किया जा सकता है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश खरगोन से बोल रहा हूँ। प्रवीण गुजर नाम है मेरा जी। सर मेरा सवाल है कि जैसे हमारे यहाँ मिर्च में अभी थ्रिप्स है, तो इसके लिए येलो कार्ड चल जाएगा कि दूसरे कार्ड की जरूरत पड़ेगी? चलिए बिल्कुल। कौन सी फसल है प्रवीण जी आपकी? मिर्च की। हाँ जी, मिर्च में आपने देखा होगा प्रवीण जी की सफेद मक्खी आती है ना, सफेद मक्खी से वो विषाणु जो रोग है उसमें जो पीले पत्ते पड़ते हैं या फिर पत्ते मुड़ जाते हैं मिर्च में, वो इसी सफेद मक्खी उसको फैलाती है। तो आप आराम से जो पीले ट्रैप्स है आप आराम से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप जो फोम शीट मैंने बताया आप खरीद लीजिए, उसके वो जो साइज है 15x20 या 30x40 के उसको शीट काट के पीला कलर लगा के कैस्टर ऑयल लगा के आराम से आप लगा सकते हैं। आपको करीब करीब एक नियंत्रण के लिए 1200-1300 रुपये में आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर जी ने अगर क्योंकि बात की जाए, ऐसा माना जाता है, कहते भी और वाकई सच भी है कि हमारी जो फसल होती है उसमें मित्र कीट भी पाए जाते हैं, शत्रु कीट भी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं जो हमारे मित्र कीट हों उनको भी किस तरह का नुकसान इसकी वजह से होता है? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। इसमें एक्चुअली देखा गया है कि ज़्यादातर जैसे अपने लेडी बर्ड बीटल है या फिर आपकी सिरपिड फ्लाई है, वो भी पीले कलर के तरफ आकर्षित होती है और उसमें उनका भी नुकसान हो जाता है कभी कभी। तो अभी हम नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे पूसा में अभी हमारे स्टूडेंट को भी हमने टॉपिक दिया है जैसे रिसर्च के लिए। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जैसे उसमें स्क्रीन बैरियर हम डालेंगे येलो स्टिकी ट्रैप पे, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ जो नुकसान करने वाले कीट है वही उस स्क्रीन से अंदर जाएंगे और मित्र कीट है वो अंदर नहीं जा पाएंगे। तो अभी की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें जो मार्केट में जो ट्रैप मिलते हैं पीले कलर के, उसमें मित्र कीट का भी नुकसान हो रहा है। तो किसान ज्यादातर जैसे कि हम संरक्षित कृषि में जब इसका अवलंब करते हैं तो उसमें काफ़ी समय पर मित्र कीट बच जाते हैं और जो नुकसान करने वाले जो कीट है जैसे सफ़ेद मक्खी है, फुदका है या फिर माऊ है, उसको ही वो मारता है। जी बिल्कुल। तो देखिए लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से येलो स्टिकी ट्रैप जो है इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन सावधानी यहाँ भी आपको बरतनी होगी। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब्दुल जी, क्या जानना चाह रहे हैं?
जी सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब कि आज हम सरसों में स्प्रे किए हैं, इतनी ज्यादा लाई की बीमारी है, लाई यहाँ बोली जाती है जी, वो लग गई है। तो एक स्प्रे आज किए हैं, तो क्या और भी करना होगा कि एक काफी होगा? एफिड की समस्या है आपके यहाँ? जी अब्दुल सलाम खान जी, क्या लगा है आपकी इसमें? माऊ लगा है या क्या? मऊ से बोल रहे हैं, मऊ जनपद मऊ। हाँ जी, हाँ जी। तो माऊ को मारने के लिए आपको देखा होगा कि जैसे रोगर नाम की एक कीटनाशी आती है जो आप आराम से उसमें स्प्रे कर सकते हो मस्टर्ड में, और उसके साथ जो घुलनशील जो कीटनाशी है, जैसे जो अंतर प्रवाही कीटनाशी है, जैसे आप थाइमेथोक्साम, ये आप 2 ग्राम 10 लीटर में इसका भी छिड़काव कर सकते हो। तो अभी अगर आपका लेट सोन अगर किया है आपने, जो बुआई अगर आपने लेट से की है, तो उसमें एफिड आने का ज़्यादा असर है। अगर आप अगर 15 अक्टूबर तक कर लेते तो अब उसमें एफिड कम आता, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। तो एफिड, चेपा, माहू, अलग अलग देखिए नाम है कीट के, लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरी यही कि आप लगातार अपने खेत की निगरानी करते रहें और समय पर सावधानी बरतेंगे तो ना सिर्फ इनका नियंत्रण हो सकेगा बल्कि किसी तरह का जो नुकसान है आपकी फसल में नहीं होगा। साथ ही यहाँ डॉक्टर सिंह जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अलग अलग हमारी जो फसलें हैं, झुलसा रोग जो है इसका भी असर देखा जाता है फसल पर, वहाँ किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए किसानों को? देखिए, ये जो झुलसा रोग होता है, कभी कभी जो है ना ज्यादा, कभी कभी नमी खेत में होती है, तो किसान भाइयों को विशेष करके जो दलहनी फसलें हैं, चूंकि देखिए इनका टैप रूट सिस्टम होता है, तो इनकी जड़ें जो है ना एक ही जड़ होती है, तो किसान भाई को हमेशा सलाह दिया जाता है कि जो हमारी स्प्रिंकलर सिंचाई है, बौछारी सिंचाई है, इस प्रकार से करें, या कम से कम पानी देंगे। तो जब पानी वहां पर वो रहता है, कभी कभी ज्यादा नमी का प्रस्तुत होने से और बदली हो जाने पर, कभी कभी जब हमारा बदली वाला मौसम होता है, तो इसलिए किसान भाई पानी का जो है ठीक प्रकार से अगर प्रबंधन दलहनी फसलों में करते हैं, क्योंकि तो ये बहुत ही मतलब जरूरी है पानी का उचित प्रबंधन, क्योंकि ज्यादा पानी लगने से दलहनी फसलों की कभी कभी बढ़वार भी ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी लगता है कि भाई ये जिसे आपका झुलसा है और अन्य प्रकार के भी उसमें अवरोध आते हैं, और उससे उत्पादकता कम होती है। दलहनी फसलें विशेष करके बहुत ही सहनशील है पानी के प्रति, इनको बहुत कम पानी चाहिए, इसीलिए बहुत हमारे जो कम पानी वाले क्षेत्र हैं वहां पर हमारी दलहनी की खेती संस्कृत की जाती है। जी बिल्कुल, तो देखिए इस बात का भी आपको ख्याल रखना होगा, अधिक मात्रा जो है पानी की ना हो, क्योंकि उसकी वजह से भी जो नुकसान है वो होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन ज़रूरी यही कि आप लगातार अपने खेत की निगरानी करें, सावधानी बरतें और बेहतर ढंग से अच्छी उपज लेके अच्छा मुनाफा कमा सकें। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं, या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए।
राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सब्जियों में कैसे आप येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं और खासतौर से हमारी रबी जो दलहनी फसलें हैं अब अंतिम पड़ाव पर हैं तो वहाँ पर किस तरह की देखभाल आवश्यक हो जाती है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतलाम मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका मोतीलाल जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे पहले अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर लें। जी अब सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा आपको क्या ये जो दाना चने में वो अभी ये फूल आ गया क्या क्या तब घेगरे में ये होने लग गया, खिलाने में कोई नुकसान तो नहीं है? चने की फसल में फूल आ रहा है और आप उसमें छिड़काव करना चाहते हैं? घेगरे होने लग गया सर। जी बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर सिंह जानना चाहेंगे आपसे, जो मोतीलाल जी जानना चाह रहे हैं, जो इन्होंने चने की फसल ली है उसमें फूल अभी आ रहा है और अब किस तरह की सावधानी जो है वो उनको रखनी चाहिए अच्छी उपज के लिए? देखिए, फूल की अवस्था में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है, क्योंकि ये दलहनी फसल है, पानी बिल्कुल उसमें सिंचाई ना करें, क्योंकि सिंचाई करने से पूरा फूल जो उसका झड़ जाएगा, गिर जाएगा, फिर फसल की जो उम्र है लगभग 1 महीना पड़ जाएगा। तो एक तो सिंचाई कृपया उसमें ना करें। दूसरा ये है कि जब मान लीजिए उसमें फूल के बाद जब अगर फलियां लगने लगती है तो इनकी चूंकि फसल चने की काफी लेट है तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा किसान भाई से कि 2% यूरिया का पर्णी छिड़काव, फोलियर स्प्रे अवश्य है, पर्णी छिड़काव करेंगे तो जो चना है उसको थोड़ा ताकत भी मिलेगी और उसमें जो हमारी फलियां हैं उसमें जो दाना भी बनेंगे, क्योंकि काफी लेट चना हो गया और तापक्रम लगभग बढ़ रहा है। तो दलहनी फसलें भी तापक्रम के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। तो मैं बार बार ये कहूंगा, लेकिन फूल की अवस्था में कृपया पानी न लगावें, क्योंकि चना एक ऐसी फसल है पूरा फूल झड़ जाएगा। मटर के केस में नहीं है, मटर में फूल नहीं झड़ता, लेकिन चना मसूर में अगर पानी दिए तो 1 महीना कम से कम फसल लेट हो जाएगी। तो एक तो ये है, दूसरा फोलियर स्प्रे जो है उसका करें और तीसरा है कि कीड़ों की निगरानी करें, क्योंकि फली बेधक लगने की पूरी संभावना है। जो देर से बोई हुई फसल है तो उसमें हमने बताया था कि स्पाइनोसाइड, इंडोक्साकार, इन दवाइयों को बिल्कुल देखते रहें, निगरानी करते रहें। अगर उनके लार्वा दिखाई दे रहे हैं कि फली में छेद कर रहे हैं, तुरंत इनका छिड़काव करें। जी, लेकिन कितनी मात्रा में छिड़काव करना सही रहेगा डॉक्टर साहब? मैं बताया हूँ कि जो हमारा 15 लीटर का पीट का जो स्प्रेयर होता है, मैं किसान की भाषा में बता रहा हूँ, उसमें करीब 2 ढक्कन दवा, जो ढक्कन आता है ना एक शीशी, उसमें तो मतलब ये है कि 7.5 से 10 मिलीलीटर दवा जो है 15 लीटर पानी में मिला करके किसान भाई छिड़काव करें इंडोक्साकार का। तो करीब 1 से 1.25 लीटर पर हेक्टेयर दवा की जरूरत होती है, तो किसान भाई छिड़काव करें। उसी तरह से स्पाइनोसाइड है, वो 15 लीटर का जो स्प्रेयर है उसमें करीब 5 से 6 मिलीलीटर दवा, क्योंकि वो काफी ताकतवर इंसेक्टिसाइड है, तो उसका प्रयोग। तो 2 ये बहुत ही अच्छे हमारे केमिकल हैं जो कि फली बेधक को प्रबंधन करने में, नियंत्रण तो शब्द हम नहीं प्रयोग करते क्योंकि नियंत्रण कोई भी नहीं कर सकता है, हम प्रबंधन कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि जो किसानों की आमचाल बोलचाल की भाषा है उसमें आपने उनको बताया भी, लेकिन यहाँ डॉक्टर सचिन अगर देखा जाए, क्योंकि हम एक तरफ प्रयास ये भी कर रहे हैं कि रसायन मुक्त खेती को लगातार बढ़ावा देना, और जैसा कि येलो स्टिकी ट्रैप है इसका एक बेहतरीन विकल्प भी है, तो इसके साथ साथ क्या और विकल्प जो है वो उनका किसानों को चयन करना चाहिए? जैसे अभी साहब जो किसान ने बताया उनकी जो फसल है अभी फूल पे है ना चने में, तो साहब ने पहले बताया कि इंडाफ आप स्प्रे कर सकते हो स्पिनोसैड, लेकिन उस जब कीट आने के बाद कीटों की निगरानी के लिए एक फेरोमोन ट्रैप्स भी मार्केट में मिलते हैं जो पेस्ट कंट्रोल इंडिया के है, और आराम से वो 6 से 7 या 10 वो ट्रैप वो किसान एक एकड़ में लगा सकता है जी। और रोज सुबह अगर जो खेतों की जब निगरानी करता है तो अगर उस ट्रैप में अगर उसके पतंग पकड़े गए देखे तो अब उसको छिड़काव करना चाहिए। अगर पतंग उसमें अगर पकड़े पाए नहीं गए तो उसको किसान आराम से अवॉइड कर सकता है, तो उसको लागत को भी वो कम कर सकता है। तब थोड़ा यानी निश्चिंत रह सकता है। तो हमेशा कीट आए ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कीट आता भी नहीं है। जैसे अभी इस बार देखा आपने ठंड काफी लेट तक आई है और बीच में बरसात भी हुई है, तो जो माऊ जो आता है जो दलहनी फसलों में, तो वो माऊ भी अभी आज कल से शुरू हुआ है आना, तो क्योंकि विंटर काफी एक्सटेंड हो चुका है, तो किसान को जरूरी नहीं कि हर बार छिड़काव करना चाहिए, तो उससे वो लागत को भी कम कर सकता है। चलिए बिल्कुल, इस बारे में और विस्तार से आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं बिहार से, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, हेलो जी अमरीन जी। हाँ, हम ये जानना चाहते हैं सर, एक चीज तुमको ये बताया जाए अभी के विषय में कि आप सरसों में पूरा फूल है इस समय, क्या हम पटवन कर सकते हैं? सरसों की जो फसल में फूल आ रहा है अभी, हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मुकुल जी आपसे पर्सनली जी, कि जब भी कोई हमारे वैज्ञानिक कुछ बताते हैं दवा होगा तो वो स्क्रीन पर कुछ देर लिखा जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया आपके सुझाव के लिए। लेकिन जो आपने सवाल पूछा मैं चाहूंगा एक बार आप उसको दोबारा दोहरा दें तो हमारे विशेषज्ञ उसका जवाब दे पाएं। सरसों की जो फसल है फूल पे है अभी, हाँ, ताकि हम लोग नोट कर सके उसको। जी, लेकिन सरसों की जो आपने सवाल पूछा था उसमें क्या समस्या आप बता रहे हैं सरसों की फसल में? जी, हम ये पूछ रहे हैं कि सरसों में पूरा फूल लगा हुआ है, तो सरसों में भी क्या दलहन के तरह हम पटवन नहीं कर सकते या कर सकते? चलिए, ये जानना चाह रहे हैं क्या उसमें भी इस तरह का प्रबंधन डॉक्टर साहब किया जा सकता है या नहीं? सरसों की फसल में जिस तरीके से हम अलग अलग विकल्प अपना रहे हैं, येलो स्टिकी ट्रैप का भी है, तो क्या वहाँ भी ये संभव है? हम येलो स्टिकी ट्रैप की बात कर रहे हैं, आपकी फेरोमोन ट्रैप की मैं समझ नहीं पाया था उनका क्वेश्चन, लेकिन चलो अगर आपकी एक विकल्प के तौर पर वो जानना चाह रहे हैं कि रसायन का इस्तेमाल ना किया जाए। हाँ, रसायन का देखो, अगर आपकी जो फसल अभी फूल पे है तो उस पे सरसों में एक एफिड आता है, माऊ आता है, तो अभी एक्चुअली हमारे पूसा में तो हमने 10-15 दिन पहले आ गया था। अगर आपके उस पे माऊ है कि नहीं ये आप पहले देखिए, अगर माऊ उस पे है तो आप बहुत से बोटेनिकल पेस्टिसाइड है, जैसे नीम का मैंने पहले बताया, लेकिन रोगर डायमेथोड एक है, फिर थाइमेथोक्साम है, एसिटाइमिप्रिड है, ये कई दवाएं आप 2 ग्राम प्रति 10 लीटर में आप छिड़काव कर सकते हैं अगर माऊ है। अगर माऊ नहीं है तो आपको निश्चिंत रहना है और कुछ कीटनाशकों का कुछ छिड़काव आपको नहीं करना है माऊ के लिए। जी बिल्कुल, और जो हमारे विशेषज्ञ इस बात को सुझाव देते हैं, सुझाते हैं, कोशिश हम यही करते हैं, शुरुआत में जो आप रिपोर्ट देखते हैं उसमें तमाम जो जानकारी है आपको दी जाती है, तो आप उस रिपोर्ट को भी ध्यानपूर्वक देखें और जानें कि कौन सा, अगर किसी रसायन का उसमें नाम दिया जा रहा है तो वो कौन सा रसायन है। और अब तो ये सारी जानकारी आपको डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाती है। फिलहाल यहाँ डॉक्टर सिंह आपका रुख हम करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे और किस तरह की जो देखभाल की आवश्यकता है वो ज़रूरी है, क्योंकि जब कहीं ना कहीं बदलता मौसम है उसका प्रभाव हम देखते हैं हमारी दलहनी फसलों पर पड़ता है, अभी के समय और किस तरह की सावधानी की जरूरत है? देखिए, एक तो मतलब दलहनी जो फसलें हैं, मैं ये सलाह देना चाहता हूँ किसान भाइयों को, क्योंकि ये स्वपरागित है, माने सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो इसका जो अगर किसी हमारे किसान भाई मुख्यतः जो लोगों ने फाउंडेशन बीज या कहीं से प्रोक्योर करके बोया है, तो स्वयं जो है किसान इसका बीज बना सकता है, क्योंकि ये जो स्वपरागित फसलें होती है इनको अगर एक बार किसी अच्छे संस्थान से बीज खरीदते हैं तो 3-4 साल तक बीज का हम तो उसमें ये देखना चाहिए किसान भाई को कि जो हमारे मसूर है, चना है या मटर है, उन खेतों में दूसरे तरीके का कोई फूल अगर आया है, जैसे मटर में हमेशा सफेद फूल वाली मटर हम लोग संस्कृत करते हैं, कभी कभी वो पहले लाल फूल वाली मटर होती थी, अगर वो है तो उसको हटा दे और उसको हटा करके फिर उसका अगर किसान भाई चाहे तो बीज बना करके अपने भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर ज्यादा रख सकते हैं तो और अगल बगल के किसान को भी दे सकते हैं, तो धीरे धीरे हमारा मटर का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। उसी प्रकार से मसूर जो है हमारी 2 तरह की है, एक तो बड़े दाने की मसूर है और एक छोटे दाने की मसूर है, और दूसरा मैं इस
मतलब इस अवसर पर मैं बताना चाहूंगा कि हमारे मसूर में बायो फोर्टिफाइड वैरायटी आ गई है। जैसा कि आज पोषण सुरक्षा की बात हो रही है जी। तो बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जैसे IPL 220 ये पिछले 2 साल पहले निकली है, जिसमें कि जस्ता और आयरन माने लोहा ये दोनों बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो मैं इस अवसर पर किसान भाइयों को सलाह देते हैं जो मसूर उत्पादक हैं वो कृपया IPL 220 प्रजाति का बीज भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से प्राप्त करके इसकी बुआई कर सकते हैं। उसी प्रकार से मैं चना में भी मैं किसान भाइयों को बताता हूं कि जो हमारी इस समय देर से बोई गई फसल है उसकी पूरी निगरानी करें, उसकी देखभाल करें और सिंचाई की जो है अगर कोशिश हो सके तो हमारे पास अगर बौछारी सिंचाई का साधन है तो उसी सिंचाई को करें तो तभी जाकर के, क्योंकि इस समय देखिए चना में जब काफी उम्र हो गई है, 120 से 25 दिन के चना हो गए हैं, तो अगर ज्यादा सिंचाई कर देंगे तो निश्चित है जड़ें सड़ जाएंगी। जब जड़ें सड़ जाएंगी तो फलियां जो है उसमें दाने नहीं पड़ेंगे। तो कम से कम मतलब पानी दे, लेकिन पानी का प्रतिशत इस समय रखें क्योंकि तापक्रम बढ़ रहा है तो ये बहुत इस समय की बहुत ही आवश्यकता है। साथ ही साथ मैं यही कहूंगा कि दलहनी फसलों के हमारे जो भी किसान हैं स्वयं अपना जो अच्छी जगह से जो बीज लिए अगर उन्होंने बोया है तो बीज को जो है उसमें देख लें कि जो अवांछनीय टाइप के जो पौधे हैं उनको उखाड़ करके फेंक दें, उनको अलग कर दें और उसका बीज बनाएंगे तो किसान भाइयों को इससे काफी फायदा होगा। चलिए बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं बिहार के भागलपुर से। लालू यादव जी बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो। हाँ सर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। आप जानना चाहते हैं कि आम के मंजर में रस चूसक कीट लगे उसमें येलो ट्रैप कितना कारगर होगा सर? चलिए, यहाँ येलो ट्रैप जो है कितना कारगर हो सकता है? देखिए जो आम में जो आपका मिलीबग लगा है वो मिलीबग उसका नीम अवस्था में है और येलो स्टिकी ट्रैप उसी जगह काम करता है जहाँ में वैक्स कीट होते हैं। ठीक है, तो आम में आपका येलो स्टिकी ट्रैप काम नहीं करेगा। आम के लिए आपको क्या करना चाहिए था, दिसंबर जनवरी में जब आम में फूल आते हैं तभी एक आपको पॉलीथीन शीट्स आती है 400 गेज की, तो आपको तने पे बांधनी थी जी। और उसके साथ उसके आजू बाजू अगर ग्रीज लगाते हैं तो ये जो अंडे होते हैं आम में मिलीबग होता है वो जमीन में अंडे देता है। तो ये अंडे आम का जब आम को जब फूल निकलते हैं तो तब वो जनवरी दिसंबर में अंडे फूट के उसके नींव ऊपर चढ़ते हैं जी। और यही मिलीबग जब बड़ा होने के बाद मई जून में नीचे उतरते हैं, फिर वो नीचे अंडे देते हैं। तो ये आपको पहले ध्यान में रखना है। अगर आम के ऊपर अगर मिलीबग आया है तो आप कार्बोसल्फा नाम की दवा 2 ml प्रति लीटर का छिड़काव आप उस पर कर सकते हो जी। लेकिन छिड़काव करते समय आप दस्ताने पहने, मास्क पहने और चेहरे के ऊपर गॉगल, आंखों के ऊपर गॉगल जरूर पहने क्योंकि ये काफी जहरीले होती है दवाएं। तो ये आप कर सकते हैं। और अगले साल आप क्या कीजिए, दिसंबर जनवरी में आम को फूल आने के पहले उसके ऊपर पॉलिथीन शीट बांध दीजिए तने के ऊपर। वो ऊपर चढ़ेंगे ही नहीं, ऊपर चढ़ेंगे नहीं तो 100% आपका प्रबंधन आपको मिल जाएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ डॉक्टर सचिन कितना महत्वपूर्ण है कि जो हम जब ETA लेवल की हम बात करते हैं वो कितना महत्वपूर्ण कि एक किसान को उसकी जानकारी होनी चाहिए कि प्रति पत्ती कितने कीट हमें नजर आ रहे हैं। उस पर मैं चाहूंगा आप अगर जानकारी बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ कि कीटनाशक जैसे भारत में करीब पंजीकृत है, जैसे 300 कीटनाशी का पंजीकरण हो चुका है और जरूरी नहीं कि आपको दुकान में हर कोई कीटनाशी आपको हमेशा मिले। तो किसान जब जाता है दुकान में, जहां से भी वो कीटनाशी लेता है तो जरूर देखे सबसे पहले कि उस पे जो एक्सपायरी डेट होती है 2 साल कम से कम आपके पास होना चाहिए जी। प्रायतः ये दिखा है कि आप किसान जब दुकान से दवाई लेता है तो 2 महीना बचे हुए थे या 6 महीना बचे हुए थे, ऐसी दवाई ना ले और हमेशा रसीद जरूर ले जी। और जब कीटनाशी आप लेते हो तो हमेशा ग्रीन लेवल के पेस्टिसाइड का ही आपने खरीदी करनी चाहिए। उस पे आपने देखा होगा कि येलो कलर का ट्रायंगल होता है, लाल कलर का ट्रायंगल होता है जी। जो लाल कलर का ट्रायंगल जिसमें होता है वो काफी जहरीला होता है। तो प्राय ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर सचिन रुकना चाहेंगे आपको। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं नीलेश कौरव, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। जी नीलेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर हमारे यहाँ की मेन समस्या सर चने में है सर। हम हर साल चना लगाते हैं और इसको बीज को उपचारित करके बोते हैं, इसके बाद फंगीसाइड भी डालते हैं, लेकिन सर जड़ क्यों सड़ती है और इसमें हम दवाई वालों से पूछते हैं वो फंगस की समस्या बताते हैं। तो सर इसका कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसको अपन अपना के अपनी चने की फसल सुरक्षित रख सकें? बिल्कुल डॉक्टर सिंह, क्या विकल्प इसका हो सकता है? नीलेश जी जानना चाह रहे हैं, जो ना सिर्फ जड़ें सड़ने लगती हैं। ये जो मतलब ये है ना, ये दवाइयों से और ये सब चीजों से, क्योंकि ये बीमारी है जी। ये बीमारी के प्रबंधन के लिए
हमारे जो अनुसंधान संस्थान है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चने की प्रजातियां विकसित की हैं, जिसमें भी कोई भी सूखने जो हमारा पौधा सूख जा रहा है या गल जा रहा है, उस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पाई जा सकती है। तो उन्हीं के प्रदेश की प्रजाति है जिसका नाम है जाकी 9218। ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से विकसित हुई है, जाकी 9218। अगर इसका और एक और प्रजाति है JG 16, जवाहर चना 16, जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय से भी प्रजाति निकली है। इसके अलावा हमारे राजस्थान से भी 2-3 बहुत अच्छी प्रजातियां निकलनी है, जैसे GNG 2144, GNG 2171। ये सब प्रजातियां जो है पूरी तरह से अवरोधी हैं फंगस, और जो हमारा उठा बीमारी जो आती है, पौधे सूख जाते हैं। क्योंकि देखिए जब लगातार एक ही खेत में, इसीलिए फसल रोटेशन की बात होती है कि हम फसल चक्र अपनाएं, लेकिन मजबूरी इनके पास होगी कि वहाँ पानी का साधन नहीं होगा, इसलिए इनको चना वहाँ बार बार ईयर आफ्टर ईयर हर साल लगाना है। तो इस ऐसी अवस्था में कोई भी ऐसी दवा नहीं है कि बीज उपचार कर लिया, ये कर लिया, उससे 2-4% ही निजात मिल सकती है। तो प्रजाति जो मैंने बताया है, अगर इनका बीज जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जा करके खरीद करके अगर अपने खेत में बुआई करते हैं तो लगभग 70 से 80% जो इनके जो रोग की जो लग रहा है वो कम हो जाएगा। तो प्रजाति का जो है ना जो चयनित है उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। उसके बीज का प्रयोग करके ही रोगों से बचा जा सकता है। बाकी कोई भी दवा और इस तरीके से करके 8-10% कभी प्रभावी होगा, कभी नहीं होगा। यानी बदलाव जो है वो जरूर इनको करना चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए, और नई जो किस्में हैं उनका भी आप चयन करें। फिलहाल हमारे साथ राजीव जी जुड़े हैं फोन लाइन पर सीतामढ़ी बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राजीव जी? हेलो राजीव जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? जी। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे पहले टीवी सेट का जो वॉल्यूम है वो आप बंद कर दें, उसकी आवाज को बंद कर दें, इससे आपका सवाल जो है उसको हम बेहतर ढंग से सुन पाएंगे। हेलो जी, लगातार अपने दर्शकों से हम अपील करते हैं कि जब भी आप अपना सवाल पूछें तो टीवी सेट का वॉल्यूम बंद रखें। जी राजीव जी, मसूर का दवाई छीटना फूल बतिया, तो दवा का नाम बता। जो आपने मसूर की फसल ली हुई है? जी, मसूर की फसल आपने ली हुई है जी। क्या समस्या उसमें आ रही है? फूल नहीं पकड़ रहा है, फूल नहीं रुक रहा है जी। पकड़ नहीं रहा है। जी डॉक्टर सिंह, क्या समस्या जो है किस वजह से हम मान सकते हैं जो कह रहे हैं फूल नहीं पकड़ पा रहा है फसल जो है? जी जी जी, तो उसमें मतलब कहीं न कहीं मतलब तत्वों की कमी है उसमें। तो अभी तो ये है कि अब वो इनको पूरा जमीन का उसके बाद उसका पूरा देखना पड़ेगा कि किस तत्व की कमी है, और वहां पर उस तत्व को देने से ही मतलब वो हो पाएगा। फिर भी मतलब मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि देखिए ये सब दलहनी फसलें हैं, ये इनको अगर आप 2% यूरिया का पानी छिड़काव अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ जो फूल की जो संख्या है वो बचेगी। तो मैं तो इस अवसर पे यही सलाह दूंगा कि 2% यूरिया का घोल बना करके तुरंत जो है अपने मसूर की खेत पर जो है इसका छिड़काव करें इस अवस्था में, और तो कुछ किया नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि काफी पुराना बीज जब प्रयोग करते हैं लोग तो भी इस तरह की समस्या आती है। तो मसूर में कई प्रजातियां आ गई हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक तो जो बिहार है, बिहार में लोग छोटे दाने का मसूर पसंद करते हैं। तो काशी विश्वनाथ SUL 57, काशी विश्वनाथ 57 मसूर की बहुत अच्छी प्रजातियां है जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए संस्कृत की गई है। तो कृपया जो है इस प्रजाति का बीज अगर इन्होंने खरीद के बोएंगे तो निश्चित तौर पर जो फूल लगने की बात कर रहे हैं कि फूल नहीं लग रहा है, क्योंकि कभी कभी बढ़वार भी बहुत ज्यादा जब हो जाती है, किसी फसल की बढ़वार ज्यादा हो जाती है तो उसमें भी फूल नहीं आते हैं अच्छी तरीके से। तो प्रजातियों के दलहनी फसलों में विशेष करके प्रजातियों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ये बीमारियों से जो है अवरोधी होती हैं और तमाम चीजों से। इस प्रकार से अगर हम बीज का बदलाव 3-4 साल बाद करते हैं तो इस प्रकार जो इनके सामने जो कमियां आ रही हैं वो कमियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, तो देखिए इन कमियों से आप बच सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रमेश जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका रमेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर मैं ये धनिया है नहीं, इसमें मोला लग रहा है जी, बहुत मोला लग रहा है, वो फूल आ रहा है उसमें। कौन सी फसल आपने ली हुई है? धनिया धनिया की फसल आप ले रहे हैं, क्या समस्या उसमें आ रही है रमेश जी?
उसमें मोइला लग रहा है। मोइला उसमें आप बता रहे हैं? मोइला एक तो काला वाला, एक नीला वाला। जी, कीट की कुछ समस्या ये बता रहे हैं रमेश जी। डॉक्टर सिंह, कुछ जानकारी आप साझा करना चाहेंगे इस पर? ये ऐसा मोइला जो है ना, यहाँ पर एफिड्स को ही बोलते हैं, जो आपका, तो एफिड्स जो है वही है। तो जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है ना कि एफिड्स के छिड़काव के लिए सबसे जो अच्छी दवा है रोगर है और डाइमिथियोस है, जो कि 2 मिलीलीटर दवा माने 1 लीटर पानी में डाल करके इसको छिड़काव कर देंगे तो बड़े आराम से इस कीट का जो है प्रबंधन जो है हो जाता है। तो ये रोगर बहुत पुरानी भी दवा है, बहुत सस्ती है और बड़ी इको फ्रेंडली दवा है। इसमें जो हमारे मधुमक्खी जो विशेष करके धनिया पर भी आजकल शहद पैदा कर रहे हैं लोग, तो जो हमारे मधुमक्खियों को जो वाले जो कीड़े हैं उनको भी इससे कोई हानि नहीं होती है। और माहो कीट को जो है इससे जो धनिया है विशेष करके बचाया जा सकता है। तो ये रोगार बहुत अच्छी दवा है और हर दुकान पर बड़े आराम से मिलती है। बिल्कुल। तो देखिए, जो परागण करता है जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, कहीं ना कहीं डॉक्टर सचिन जो परागण करता है उनको यानी कोई समस्या नहीं होती, और ऐसा हम देखते हैं येलो स्टिकी ट्रैप से भी उनको मदद मिल जाती है। हाँ जी। येलो स्टिकी ट्रैप से जब भी हम लगाते हैं तो ये कभी नहीं देखा गया है कि जो मधुमक्खी है उसकी तरफ आकर्षित हो रही है। तो येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग किसान ने हमेशा करना चाहिए। जैसे संरक्षित खेती के लिए आप कर रहे हो और निगरानी के लिए तो इसका उपयोग बहुत बढ़िया है। जैसे आप पूरे खेत में अगर चक्कर सुबह नहीं मार सकते हो तो आप कुछ जगह पे स्टिकी ट्रैप लगाइए और वहां जाके देखिए कि अगर उसमें चिपका हुआ कीट दिखता है आपको या नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे आपने तब बात की थी आर्थिक स्थिति की, तो आपने मात्रा की बात की थी दर की, है ना, जैसे ईटीएल आप जिसको बोलते हैं, हर क्रॉप में हर कीट के लिए ईटीएल बनी हुई है। जैसे चने में अगर हर पौध में अगर आपको 1 अंडा या 1 सुंडी मिल जाती है पर स्क्वायर मीटर, तो आपको अब तब छिड़काव करना चाहिए। जैसे मसर में जैसे 15 सेंटीमीटर का जो ऊपर का तना होता है उसमें अगर आपको 10 माऊ अगर दिख गए तो आपको तब छिड़काव करना चाहिए। तो कीट आते ही अगर किसान छिड़काव करता है तो अच्छी बात नहीं है, उसकी लागत भी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी काफी हानि पहुंचती है। फसल पर भी हम मान सकते हैं सीधे तौर पर असर था। देखिए, आर्थिक क्षति स्तर जो है टीएल लेवल, उसकी जानकारी हमारे किसानों को होनी चाहिए और लगातार हमारे विशेषज्ञ इस बारे में आपको जानकारी दे भी रहे हैं। आगे भी आपको हम जानकारी देंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है।
जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं सब्जियों में कैसे आप येलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी अभी की जो दलहनी फसलें हैं उनमें किस तरह की देखभाल अभी के समय आवश्यक हो जाती है। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं यशवंत जी? हाँ साहब, नमस्कार साहब। जी नमस्कार। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने जी कृषि पर और खेती पर जो ध्यान दिया है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया है और हमें सब्जी एक दूसरे जगह ले जाने के लिए जो ट्रेनों में सुविधा दी है जी, उसके लिए हम भारत सरकार का तो धन्यवाद दे रहे हैं जी। और किसान चैनल द्वारा भी हमको सब तरह की सुविधा है। मतलब अगर हमारी गाय भैंस और खेती और हमको अगर कोई जोन सा भी करना है उसके बारे में जो जानकारी दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी इस हौसला अफजाई के लिए जी। और हमारा प्रश्न ये है जी कि जो चने हमारे यहाँ पर जो हमने धनिया लगाया है, धनिया में क्या फूल तो आ गया, उसमें फल नहीं आ रहे और ऐसे ही हमारी मिर्ची है उसमें सफेद फूल लगे हैं जी। अब उसमें पानी ज्यादा दें कम दें, क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि फूल सुखड़ रहा है उसका, मिर्ची का भी जी। चलिए फूल की बता रहे हैं जो फसल है उसमें कि हमको मार्गदर्शन दें। और मसूर के लिए हम क्या करें? मसूर आपने कहा कि एक साल करें दूसरे साल ना करें, तो वो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि जी। चलिए डॉक्टर सिंह, विकल्प के तौर पर अगर देखा जाए तो किस तरीके से अलग अलग फसलों का चयन किसान करें? यशवंत जी का सवाल यही है कि मसूर अगर हम हर साल ना लें तो उसके अलावा क्या विकल्प हमारे पास है? देखिए मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने मसूर एक साल लिया, दूसरे साल उस खेत में मटर ले जी। अगर वो दलहनी फसल लेना चाहते हैं तो एक साल मसूर ले, तो एक साल जो है उसी खेत में मटर ले, तीसरी साल उसमें चना ले, फिर मसूर ले। तो इस प्रकार से मतलब किया जा सकता है, क्योंकि सबके रोग के जो काजेज ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग है। तो इसलिए इस प्रकार से दलहनी फसलों को बो सकते हैं। लेकिन एक ही अगर दलहनी फसल उसमें लगातार 4 साल 5 साल लगाएंगे तो उसमें जो हमारे फ्यूजेरियम है इस तरह के आ जाते हैं तो रोग इतने होते हैं कि उससे बड़ा नुकसान होता है। कभी कभी 80 से 90% जो है फसल जो है सूख जाती है, इवन फली लगने के बाद भी सूख जाती है। तो अगर आप दलहनी करते हैं तो मतलब जो दूसरे दलहनी है, कभी मसूर लगा लिया, कभी चना लगा लिया, कभी मटर लगा लिया, तो इससे आपके जो है ना फसल में जो रोग लगते हैं उनके लगने की बहुत कम संभावना है। तो मैं तो यही कहूँ। और अगर पानी का साधन है तो भाई कभी मसूर लगा लिया तो कभी उसमें गेहूं भी लगा सकते हैं, सरसों भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है जी। साथ ही डॉक्टर सिंह, क्या 2 अलग अलग फसलों का समावेश भी किया जा सकता है दलहनी फसलों के साथ? बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये तो मतलब देखिए ये तो बहुत बढ़िया है कि इंटरक्रॉपिंग तो इसलिए की जाती है क्योंकि देखिए जैसे अलसी है, मध्य प्रदेश है और कई जगहों पर जो है 6 लाइन जो है चना की तो 2 लाइन जो है अलसी की, 6 लाइन मसूर की तो 2 लाइन उसकी, उसी प्रकार से करीब 9 लाइन जो है चना की तो 2 लाइन सरसों की। तो इससे हमारा जैसे सरसों है वो तो डीप परचेज का काम करता है। मान लीजिए ऊपर से सरसों काट लिया तो उसमें चिड़िया बैठ करके जो उस तरह के कीट है, जो कीटों के हम लोग दवा से बात कर रहे हैं, तो डीप परचेज लगाते हैं कि भाई उस पर चिड़िया बैठेगी तो कीड़ों को खाएगी। तो इस प्रकार से 2 तरीके के फायदे हैं और उससे जो है
जिसे मसूर के साथ अलसी का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो रोग लगने की प्रतिशत है उसमें 15-20% भी बचता है। और हमको अतिरिक्त जो है हमको एक ही खेत से दलहन और तिलहन दोनों प्राप्त होता है। तो जो किसान आज खेत का आकार छोटा होता जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हमको दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रकार के बड़े बड़े मिशन बने हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम दोनों फसलें दाल और तेल दोनों ही बहुत ही आवश्यक है ना, पोषण सुरक्षा के लिए तथा जमीन की तो चलिए इनका समावेश होगा तो और ज्यादा बेहतर होगा हर एक किसान के लिए, इस देश की कृषि के लिए भी। फिलहाल डॉक्टर सिंह आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जी, तो यहाँ देखिए डॉक्टर सिंह हमें बता रहे थे किस तरीके से ना सिर्फ दलहनी फसलें बल्कि उनका समावेश करके दूसरी फसलों के साथ कितना लाभ हमें मिल सकता है। और साथ ही डॉक्टर सचिन, अगर हम बात यहाँ लगातार कर रहे हैं जो हमारा येलो स्टिकी ट्रैप है, और किस तरीके से हम मान सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जब किसान हैं तकनीकी रूप से काफ़ी सक्षम हो चले हैं, तो ये एक उसी का हिस्सा हम मान सकते हैं कि सीधे तौर पर आप कीटनाशी का इस्तेमाल ना करें, उससे पहले कई और विकल्प उनका चयन कर लिया जाए। हाँ जी, जैसे अभी गवर्नमेंट भी हमारी नैसर्गिक खेती या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है जी, तो हमने पहले देखा कि कीटनाशकों का उपयोग ज्यादा हो रहा है, और जो रेसिड्यूज है जो कंज्यूमर तक जा रहे हैं उससे कैंसर जैसी बीमारियां ऊपर आ रही है जी। तो हमारे पास जो अल्टरनेटिव जो मेजर्स है, जैसे पर्याय के लिए हम जो बोल रहे हैं, जैसे स्टिकी ट्रैप है, स्टिकी ट्रैप है, आपके पास फेरोमोन ट्रैप है, आपके पास लाइट ट्रैप है, तो बहुत से आपके पास ऐसे टूल्स है जो आप उसको अपना सकते हो, और आप अपने लागत को भी कम कर सकते हो, और जो कस्टमर की सेहत है उसको भी आप संरक्षित रख सकते हो। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से फायदा आपको मिल सकता है, हर एक स्तर पर आवश्यकता है सिर्फ जानने की, और वही जानकारी आज डॉक्टर सचिन जी आपने दी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो जाना आप सभी ने कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है येलो स्टिकी ट्रैप के ज़रिए। अब चलिए हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें, जिससे पहले से ही आप अपने जो सवाल हैं वो तैयार कर सकें। कल खासतौर से हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले ब्रुसेलोसिस रोग के बारे में, इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं, और बात होगी दुधारू पशुओं की देखभाल यानी देखरेख की भी। इसके साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल के जरिए लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आपको बता दें आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। साथ ही आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, आप डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। अगर ये नंबर याद नहीं है तो नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइंस खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। इसके बाद आप पहुँचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।